दलित चिंतन पर कमल भारती जी की चौथी पुस्तक लोकतंत्र में भागीदारी के सवाल के पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी थी कमंडल से लड़े बिना मंडल की जीत नहीं, लेख के ऊपर। इस लेख के तहत हमने जाना कि जब भी इस देश में दलित और पिछड़ों के अधिकारों और भागीदारी के सवाल को लेकर बात होती है तो भाजपा और विश्व हिंदू परिषद वाले इनके अधिकारों के खिलाफ सड़कों पर उतर आते हैं और हिंदुत्व की राजनीति को परवान चढ़ा देते हैं। वहीं पर हमने जाना कि इतने दशकों के संघर्ष के बावजूद भी आज भी जो है दलित पिछड़े संघर्षरत हैं, जो इस बात का सबूत है कि दलितों का नेतृत्व हिंदुत्व की राजनीति के सामने बिल्कुल अयोग्य साबित हुआ है। इन सभी चीजों के ऊपर चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी और आज से हम इसके अगले लेख की तरफ बढ़ जाएंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज का लेख है उच्चतम न्यायालय ने भी सवर्ण हितों को प्राथमिकता दी। और इस लेख की शुरुआत जो है वो मनुस्मृति के कानून से कमल भारती जी ने की है। शुरुआत में ही वे 5 कानूनों को इस लेख में रखते हैं। चलिए जानते हैं वो 5 कानून क्या हैं। शूद्र से सेवा ही कराएं, क्योंकि ब्रह्मा ने शूद्र को दासता के लिए ही उत्पन्न किया है। मनुस्मृति कानून 8/413। शूद्र को धन का संचय नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि वे धनवान हो जाने पर ब्राह्मण को कष्ट पहुंचा सकता है। मनुस्मृति कानून 10/129। नीची जाति का व्यक्ति यदि लोभवश ऊंची जाति की आजीविका को अपना ले तो राजा उसका सर्वस्व छीनकर उसे देश से निकाल दे। मनुस्मृति कानून 10/96। शूद्र को भोजन के लिए जूठा अन्न, पहनने के लिए पुराने वस्त्र और बिछाने के लिए धान व पुआल देना चाहिए। मनुस्मृति कानून 10/125। द्विज लोग, जिसमें कि उन्होंने इंक्लूड किया है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इस देश पर प्रयत्न के साथ अपना अधिकार जमाए रखें और शूद्र पीड़ित हुआ निवास करे। मतलब ये तीनों की जो तिकड़ी है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की, ये हर संभव प्रयास करे अपने संसाधनों पर जो है ना कब्जा बनाए रखने के लिए, और शूद्रों को जो है ना बुरी हालत में रखना चाहिए इस देश में। मनुस्मृति कानून 2/24। हम नहीं कह सकते कि जब पुष्यमित्र शुंग ने अपने हिंदू राज्य में मनुस्मृति का यह कानून लागू किए होंगे तो उससे पीड़ित शूद्रों ने शासन के खिलाफ तोड़फोड़, आगजनी और आत्मदाह की वारदातें की होंगी या नहीं। हम नहीं कह सकते कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने एक शूद्र मनीषी शंभूक की शास्त्र के मर्यादा भंग करने के अपराध में गर्दन उड़ाई होगी तो राज्य के शूद्रों ने उस जघन्य हत्याकांड के विरुद्ध सड़कों पर आकर कोई विद्रोह किया होगा या नहीं। वाकई हम ये नहीं कह सकते, लेकिन 4 अप्रैल 2018 को इसी बाबत मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी, जिसका एक छोटा सा अंश मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। कविता का शीर्षक था यह है, राम तुम कभी पूजनीय न थे, चुपकर साधा बाली पर बाण, शंभूक के भी लिए प्राण, शूर्पणखा के कटवाए नाक और कान, कायरता पूर्ण थे यह सभी काम, फिर भी क्यों जय श्री राम जय श्री राम। कविता खासी लंबी है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट उसका पढ़कर सुनाया है जो मैंने लिखी थी। तो इन सब के ऊपर विचार मंथन करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपके विचार। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यह भी नहीं जानते कि जब आचार्य द्रोण ने विशेष दक्षता वाले धनुर्विद्या के तकनीकी पद पर सामंती राजपुरुषों के धर्म विहित अधिकार के हित में उस पद के लिए एक सर्वथा योग्य भील युवक एकलव्य को अक्षम बनाने के उद्देश्य से उसका दाहिना अंगूठा कटवाया होगा, तो भील समुदाय ने आचार्य का घेराव करके मानवाधिकारों का प्रश्न उठाया होगा या नहीं। तो जैसा कि हम जानते हैं रामायण और महाभारत ग्रंथों में इन सभी चीजों की भरमार है कि किस तरीके से आप छल और बल से जो है दलित और पिछड़ी जातियों को, और आदिवासी भी इसमें शामिल कर लीजिए, इन सब को जो है दबा कर रखें। यदि ये योग्यता रखते भी हो तो भी इनके साथ कुछ ऐसा जनेऊ लीला कर दें कि ये उभर ही न सकें उस संकट से। किंतु हमारा मत है कि शूद्रों ने जरूर विद्रोह किया होगा, क्योंकि उनके खिलाफ लागू कानूनों से ये स्पष्ट होता है कि वे शिक्षित थे, स्वतंत्र व्यवसाय से जुड़े थे, धन का संचय करते थे और अच्छा अन्न वस्त्र ग्रहण करते थे। उनकी पूर्ववर्ती कालों में तो हम शूद्रों को बाकायदा इस देश पर शासन करते हुए भी पाते हैं। मौर्य काल क्या था सारा, लेकिन
शुंग काल में निश्चित रूप से मनु के कानून लागू हो जाने के बाद से शूद्रों का पतन हुआ और उनका स्वतंत्र अस्तित्व शिक्षा, शस्त्र और धन से रहित होकर पूरी तरह दास्तां में बदलता गया। बाद में यही दास्तां शूद्रों यानी पिछड़ी जातियों की दीनहीन जिंदगी की आवश्यकता बन गई, जिससे मुक्ति की कोई चेतना हम उनमें 19वीं शताब्दी तक नहीं देखते। दशकों से मंडल वर्सेस कमंडल का जो संघर्ष है वो चला आ रहा है और हिंदुत्व की राजनीति के आगे एकदम फिसड्डी हो गए हैं दलित और पिछड़े राजनेता। कहने का मतलब है बिल्कुल बुरी तरह अयोग्य रहे हैं और आज भी कितना भी इन्हें दुत्कार लीजिए, कितना भी इनका अपमान हो जाए, जाकर मंदिर में ही घुसते हैं। अब स्थिति यह है कि जब भी पिछड़ी जातियों के मानवाधिकारों का प्रश्न उठाया जाता है तो मनुस्मृति के कानूनों से जुड़ी सवर्ण मानसिकता उग्र रूप धारण करके सड़कों पर उतर आती है। अयोध्या के राम मंदिर के मामले में 85% हिंदुओं की आस्था का प्रश्न उठाने वाली ये मानसिकता मंडल के मुद्दे पर 15% की भावना का सवाल उठाती है और उसके लिए वह सरकारी कार्यालयों और वाहनों को फूंकती है, मासूम छात्र छात्राओं को आत्मदाह के लिए प्रेरित करती है और दलित छात्रावासों पर हमला करके छात्रों को पीटती है। मतलब जब इनका अपना मकसद साधना हो, राम मंदिर का निर्माण करना था, बाबरी मस्जिद का विध्वंस करवाना था, तो इन्होंने सबको बोला कि तुम तो 85% हो, तुम सभी तो हिंदू हो, आओ हमारे साथ मिल जाओ। और जैसे ही इन लोगों ने अपने अधिकारों की मांग शुरू करी तो ये जो 15% की जो तिकड़ी है ना ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र की, इनके सीने पर सांप लौटने लगे और इन्होंने कितना हिंसक आंदोलन छेड़ा मंडल वर्सेस कमंडल के नाम पर या हिंदुत्व की राजनीति के नाम पर। इसके आगे जो कमल भारती जी लिख रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और हुक्मरान बनने वाले लोग इसको जरा ध्यान से सुने वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि कमल भारती जी ने इन सभी आंदोलनों को देखा है, उनकी रिपोर्टिंग करी है, आंखों देखी, इसलिए वो ये बात कह सकते हैं। सुनिए, इस स्थिति के राजनीतिक परिणाम उतने खतरनाक नहीं होते जितने सामाजिक परिणाम। राजनीतिक परिणाम सत्ता परिवर्तन का रूप जरूर ग्रहण करते हैं, परंतु वस्तुतः वह दल परिवर्तन ही होता है, क्योंकि सभी दलों का नेतृत्व सवर्णों के हाथों में है। इसीलिए सत्ता परिवर्तन भी व्यवस्था परिवर्तन का पर्याय नहीं ग्रहण कर सकती, किंतु सामाजिक परिणाम चूंकि समाज में वैचारिक विकास को अवरुद्ध करते हैं, इसीलिए घातक होते हैं। मतलब जो लोग बार बार ये कहते हैं कि हम हुक्मरान बन जाएंगे, सत्ता की चाबी जब हमारे हाथ में आ जाएगी तो हम सारी व्यवस्था चेंज कर देंगे, तो ये महज एक कपोल कल्पित कल्पना है, ऐसा नहीं हो सकता। सत्ता हथियाने के बाद आप सिर्फ राजनीतिक तौर पर दल का परिवर्तन करते हैं, दल बदल रहे हैं, उससे सत्ता नहीं बदलती। सत्ता तब बदलती है जब सामाजिक व्यवस्था बदलती है। इसीलिए सबसे पहले सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक आंदोलन का चलना जरूरी है, उसके बाद सत्ता हासिल करने का सोचिए। मंडल आयोग के संबंध में राजनीतिक समीकरण कुछ भी हो सकते हैं, परंतु इस सच से इनकार नहीं किया जा सकता कि वह भारतीय समाज के विकास से जुड़ा वह अहम मुद्दा है जिस पर हिंदुत्व का नहीं भारतीयत्व का भविष्य निर्भर करता है। तो राजनीतिक समीकरण कुछ भी बैठे, लेकिन सामाजिक समीकरण एकदम दुरुस्त होने चाहिए। मंडल आयोग की सिफारिशें यदि पूरी तरीके से बीपी सिंह सरकार लागू कर देती तो आज देश की सूरत जो है वो बिल्कुल अलग होती। पिछले 10 साल से एक ही दल द्वारा हम शासित हो रहे हैं, जो है भाजपा सरकार, और उन्होंने किस किस तरीके से सब कुछ ध्वस्त कर दिया है ये आप लोग देख ही रहे हैं। भारत सिर्फ मुट्ठी भर विकसित लोगों का नहीं है, दलित, पिछड़ी और आदिम जातियां भी भारत की नागरिक हैं। सभी का खून शामिल है इस वतन की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है। राहत इंदौरी जी की कही हुई पंक्तियां हैं। यदि ये कमजोर इकाइयां विकास में पिछड़ी और उपेक्षित रही तो ये नहीं कहा जा सकता कि भारत एक स्वतंत्र देश है, क्योंकि वह प्रमाणित हो चुका है कि जिस देश के नागरिक स्वतंत्र नहीं होते वे देश की सीमाएं भी सुरक्षित नहीं रहती। दशकों पहले कमल भारती जी ने ये बात लिखी थी, 1992 में लिखा गया लेख है।
आज से कितने साल हो गए जोड़ लीजिए, 30 साल पहले लिखा हुआ ये लेख है और उस वक्त भी उन्होंने ये बात बोली थी कि जिस देश के नागरिक स्वतंत्र नहीं होते उसकी सीमाएं भी सुरक्षित नहीं होती। पिछले 10 साल में किस तरीके से नागरिक अधिकारों का हनन किया गया है भाजपा सरकार द्वारा, ये आप सब लोग जानते हैं। पूरी दुनिया देख रही है इस चीज को, पूरी दुनिया में भर्त्सना भी हो रही है इस बात की। यहाँ के नागरिक अधिकारों के लिए तरस रहे हैं और वहीं पर चीन को लाल लाल आंखें दिखाने वाले मोदी जी इस बात को छुपाते फिर रहे हैं। मीडिया को इजाजत नहीं है इस बात को उजागर करने की कि सैकड़ों किलोमीटर जो है वो चीन की सेनाएं भारत की जमीन पर अपना कदम रख चुकी हैं, उसके सीने को रौंद रही हैं। चीन को लाल लाल आंखें दिखाने वाले आज जो है नेपाल भी हमें लाल लाल आंखें दिखा रहा है, जबकि हमारे धर्मों कर्म पर हमारा सबसे अच्छा दोस्त माना जाता था ये देश। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यदि नागरिक जिस देश के स्वतंत्र नहीं है उस देश की सीमाएं भी स्वतंत्र सुरक्षित नहीं है। ये कहना किसी हद तक सही हो सकता है कि 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बिना पर्याय राजनीतिक तैयारी के अचानक मंडल आयोग की सिफारिशें लागू कर दी थी। परंतु गौरतलब यह है कि पिछड़े वर्गों के वैधानिक अधिकारों को यह लड़ाई पिछले 40 वर्षों से लड़ी जा रही है। क्या इस प्रश्न पर आम सहमति के लिए 4 दशकों का समय भारतीय राजनीति के लिए अपर्याप्त कहा जाएगा? यथार्थ में प्रश्न पर्याप्त राजनीतिक तैयारी का नहीं है, वरन भारतीय राजनीति में निहित सवर्ण हितों का है, जिससे उसे ऊपर उठने की आवश्यकता है। तो वही सारी बातें कमल भारती जी भी कह रहे हैं कि ये जो लड़ाई पिछले 40 साल से हो रही है, कई सारे दलित संगठन भी ये बोलते हैं कि वो 40 साल से लड़ रहे हैं, लेकिन परिवर्तन क्या हुआ सामाजिक तौर पर ये बताइए ना। ना तो अब तक सत्ता का परिवर्तन हुआ है और ना ही कभी सामाजिक व्यवस्था में कोई परिवर्तन हुआ है, तो फिर इन आंदोलनों का मतलब क्या है? सोच विचार कर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मंडल आयोग का मामला उच्चतम न्यायालय को इसलिए सौंपा गया था कि उसके पीछे राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक अस्वीकृति का वातावरण था। किंतु विडंबना देखिए कि 15 नवंबर को उच्चतम न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर पिछड़ी जातियों के लिए 27% आरक्षण को सही ठहराया। तो उसी दिन इलाहाबाद में मंडल विरोधी वर्ग ने न्यायालय के निर्णय की भर्त्सना की और सरकारी वाहन जलाए। उसके बाद से संपूर्ण उत्तर प्रदेश और दिल्ली में आरक्षण के विरोध में असंतोष उभरा। सवर्णों के इस असंतोष का कारण क्या है? क्या उन्हें बेरोजगारी का भय है? कौन बेरोजगार है और कौन बारोजगार है, यह वे अच्छी तरह जानते हैं। सवर्णों को बहुत अच्छे से मालूम है, इसलिए इनकी नीयत पर शक होता है। जिसको न मालूम हो उससे शिकायत कोई नहीं, लेकिन जो जानते बूझते भी अधिकारों का हनन कर रहा है वो ज्यादा बड़ा दोषी है। सवर्ण जानते हैं कि वे अधिकारों का हनन कर रहे हैं और सारी संपत्ति और देश के सभी संसाधनों पर उन्हीं का एकल अधिकार है। वास्तव में यह असंतोष इस बात को रेखांकित करता है कि वे दलित पिछड़ी जातियों को, जो उनकी धर्म व्यवस्था में उनकी गुलामी के लिए पैदा हुई हैं, अपने समकक्ष लाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ऐसा होने पर उनकी सेवा, चाकरी और गंदे काम करने वाली सेवक श्रेणी की उनकी व्यवस्था से बाहर हो जाएगी। किंतु यह सामान्य सा तर्क सवर्णों के गले क्यों नहीं उतर रहा कि यदि शासन, प्रशासन और विकास के क्षेत्रों में सवर्ण हिंदू अपने एकाधिपत्य को त्यागने को तैयार नहीं है और स्वतंत्रता उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, तो इसी आधार पर दलित पिछड़े वर्ग भी अपने मानवाधिकारों के प्रश्न को कैसे छोड़ सकते हैं? लोकमान्य तिलक ने कहा था ना कि स्वतंत्रता मेरा पूर्ण अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है। तो उसी तरीके से भगत सिंह ने भी कहा था, एक तरफ तो आप अंग्रेजों से अपनी स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं और अपने ही समाज में अपने ही देश बंधुओं को आजाद करने को तैयार नहीं है आप, वर्ण व्यवस्था के चलते। जब इस देश में सवर्णों की वस्तु स्थिति ये हो कि सबसे ज्यादा दौलत उनके पास है, सबसे ज्यादा जमीनें उनके पास हैं, सबसे ज्यादा व्यापार और उद्योग उनके पास हैं, सबसे ज्यादा नौकरियां उनके पास हैं, शिक्षा, तकनीकी, रक्षा, विज्ञान, न्याय और राजनीति के क्षेत्र में उनका वर्चस्व है और गांव से दिल्ली तक उनका शासन है, तो क्या उनका असंतोष तर्क संगत कहा जा सकता है? मतलब ये लोग इतना सा भी, जैसे वो दुर्योधन बोलता है ना महाभारत में कि सुई की नोक के बराबर जमीन भी मैं शेयर नहीं करूंगा,
बस वही हाल यहाँ के सवर्णों का है। महाभारत ने दुर्योधन के मुंह से दरअसल सवर्णों ने अपनी मानसिकता ही प्रकट की है। वे देश में असमानता की जिस खाई को गहरा कर रहे हैं वह उनके धर्म की व्यवस्था के अनुरूप भले ही हो, परंतु उससे जो विद्रोह जन्म ले सकता है वह पूरे देश के लिए घातक हो सकता है। किंतु इस पृष्ठभूमि में जो सबसे अहम सवाल विचारणीय है उसमें एक यह है कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय भारतीय राजनीति स्वीकार कर पा रही है। उच्चतम न्यायालय ने मंडल की सिफारिशों के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था को शीघ्र लागू करने के निर्देश दिए हैं। इस आधार पर केंद्र सरकार को उसे लागू करने की कार्यवाही करनी चाहिए, पर जिस तरह वह इस मसले पर आम सहमति के लिए सर्वदलीय बैठक कर रही है उससे उसने इस विवाद को पुनः दलीय बना दिया है। जबकि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद अब वह दलीय मामला नहीं रह गया है। मतलब कोर्ट ने जब एक बार रजामंदी दे दी थी मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने को, तब फिर वीपी सिंह ने उसको दोबारा दलीय सहमति के लिए क्यों उतारा संसद में। ये कहीं ना कहीं उनकी खराब नीयत भी दिखा रहा है। व्यक्ति के चले जाने के बाद ये नहीं है कि उसके किए गए गलत काम भी सही साबित हो जाते हैं, वो गलत ही रहते हैं और इतिहास उनका मूल्यांकन करता है तरीके से। चलिए लेख की तरफ लौटते हैं। ऐसा लगता है कि कोई भी आरक्षण व्यवस्था को लागू करने के पक्ष में नहीं है। यदि कांग्रेस अपने आर्थिक आधार के फॉर्मूले को भी इसमें शामिल करना चाहती है तो भाजपा सहित अन्य दल भी निर्धन सवर्णों के पक्ष में दिखाई पड़ते हैं। तो क्रीमी लेयर का मामला नरसिम्हा राव वाली कांग्रेस ने, क्योंकि कमल भारती जी पहले स्पष्ट तौर पर लिख चुके हैं कि पीवी नरसिम्हा राव वाली कांग्रेस है जो हिंदुत्व के आगे घुटने टेक रही है, इसलिए मैं भी उन्हीं के शब्दों को दोहरा रही हूं कि पीवी नरसिम्हा राव वाली कांग्रेस ने सबसे पहले क्रीमी लेयर का मामला उठाया और वहीं पर भाजपा ने ईडब्ल्यूएस का मामला उठाया, जनेऊ आरक्षण का। और जैसे ही इनकी सरकार पूर्ण बहुमत में आई, इन्होंने वो फैसला रातों रात कोर्ट खुलवा के करवा लिया। इसका अर्थ यह है कि भारतीय राजनीति सवर्ण हितों पर पुनः ध्रुवीकृत हो गई है और ऐसी स्थिति में यह कहना मुश्किल है कि पिछड़ी जातियों को उनके वैधानिक अधिकार वस्तुतः मिल जाएंगे। दूसरा विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या उच्चतम न्यायालय ने पिछड़ी जातियों के साथ वास्तव में न्याय किया है या इसने भी अपने फैसले में सवर्ण हितों को ही मान्यता दी है। आइए इस पर विचार करें। जो स्वतंत्रता सवर्ण पात्रों को हासिल है वे विकास के किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। क्या पिछड़ी जातियों को भी ये स्वतंत्रता हासिल है? उच्चतम न्यायालय ने इंडियन एयरलाइंस, इसे जरा ध्यान से सुनिए किन किन जगहों पर पिछड़ों की जो है मनाही है हिस्सेदारी की या भागीदारी की। उच्चतम न्यायालय ने इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया में पायलट, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष तथा रक्षा उत्पादन में लगे प्रतिष्ठानों में तकनीकी पदों एवं शिक्षण क्षेत्र में प्रोफेसर, चिकित्सक, इंजीनियर और वैज्ञानिकों के पदों के लिए आरक्षण को स्वीकार नहीं किया है। न्यायालय का कहना है कि इन सेवाओं तथा पदों के स्वरूप तथा कार्यों के लिए उच्च स्तर की दक्षता और बौद्धिक क्षमता की आवश्यकता होती है। तो पिछड़ों को ये लोग बेवकूफ समझते हैं कि उनमें कोई दक्षता नहीं है, वो काबिल नहीं होते हैं। मेरिट यही लोग डिसाइड करते हैं। स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय ने यहां सिर्फ इस पूर्वाग्रह को ही मान्यता नहीं दी है कि विशेष योग्यता सवर्णों में ही होती है, बल्कि जन्मजात योग्यों के हित में योग्यता अर्जित करने वाले एकलव्यों का अंगूठा काटकर उन्हें अक्षम बनाने का काम भी किया है। रतन जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि आजकल द्रोणाचार्य जो है ना वो आपका अंगूठा नहीं काटते हैं, विश्वविद्यालयों में आप यदि आते हैं ना तो आपके नंबर काट लेते हैं और इस तरह से मेरिट जो है वो डिसाइड हो जाती है। अतः ये कहना गलत ना होगा कि मंडल मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय भी सवर्ण हितों से मुक्त नहीं है। वह अधिक से अधिक तृतीय श्रेणी के लिपिक वर्गीय पदों को ही पिछड़े लोगों को दिए जाने का समर्थन करता है। यह भी विचारणीय है कि उच्चतम न्यायालय ने शिक्षा के क्षेत्र को आरक्षण से मुक्त रखकर सवर्णों के विकास को ही महत्व दिया है। मुझे याद है 2004 या 6 में यहाँ पर ओबीसी आरक्षण को लेकर
दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्रांति चौक पर जबरदस्त आंदोलन हुआ था। रतन जी और सूरज मंडल सर, उसमें उनकी बड़ी भागीदारी थी उस आंदोलन में, उसको करवाने में। पिछड़ी जातियां आर्थिक रूप से जितनी कमजोर हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। जब वे अपना भरण पोषण ही मुश्किल से कर पाती हैं तो अपने बच्चों की शिक्षा पर होने वाले भारी व्यय को कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं। अतः आरक्षण का लाभ पिछड़ों को तभी मिल सकता है जब उनमें शिक्षा का विकास होगा। इसके लिए न केवल ये जरूरी है कि शिक्षा में आरक्षण को स्वीकार किया जाए, बल्कि शिक्षा को निःशुल्क बनाने में भी ये जरूरी है। यदि उच्चतम न्यायालय ये व्यवस्था देता है तो मंडल आयोग की सिफारिशों को सचमुच सफलता मिलेगी और पिछड़ों का कल्याण होता। इसीलिए ये कहना ज्यादा सार्थक होगा कि उच्चतम न्यायालय में मंडल विजयी जरूर हुआ है, परंतु सफलता मनुवाद को ही मिली है। 19 नवंबर 1992 में ये लेख लिखा था कंवल भारती जी ने। इसी के साथ ये लेख समाप्त होता है, लेकिन ये लेख आपको क्या समझा रहा है उस पर विचार मंथन जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके विचारों का मुझे इंतजार रहेगा, असहमतियों का भी स्वागत रहेगा। इसी के साथ अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में, लेकिन इन एपिसोड्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय भीम।